रामपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसका एक छोटा भाई राजू, पत्नी रूपा और 2 बच्चे थे। मोहन बहुत गरीब था, बहुत मुश्किल से अपने परिवार को पाल रहा था। अजी सुनते हो, अब आपका भाई जवान हो चुका है। आपको चाहिए कि उसे भी काम करने को कहें। आप अकेले काम करते हैं, अपने परिवार का बोझ उठाए हुए हैं। आपके भाई का भी फर्ज बनता है कि वो भी आपके काम में मदद करे। देखो रूपा, मैंने अपने भाई को बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है। मैं चाहता था कि वह पढ़ लिख कर किसी काबिल बने, अच्छी नौकरी करे। मैं खुद तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, मगर अपने भाई को सफल देखना चाहता हूँ। मुझे इस आदमी की समझ ही नहीं आती। अकेले सारा दिन धूप में गर्मी में काम करता रहता है और उसका भाई अपने काम काज उठाकर कर्ज निकल जाता है और शाम को घर आकर कहता है कि नौकरी नहीं मिली। क्या सारा जीवन इसी तरह गुजारेगा? और मेरा पति क्या इसी तरह उसके भी खर्चे उठाता रहेगा? जब राजू शाम को घर आया तो हमेशा की तरह वो बहुत उदास था और बहुत खामोश भी था। क्या हुआ राजू, तुम्हें नौकरी मिली क्या? नहीं भैया, मैं पूरा दिन नौकरी तलाश करता रहा। अब तो मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं मेरे पढ़ने लिखने का मुझे कोई फायदा होगा भी या नहीं। ऐसी बातें मत किया करो राजू। तुम्हें मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तुम अपनी शिक्षा से पैसा कमाओ, बल्कि इसलिए पढ़ाया ताकि तुम्हें अच्छे और बुरे की समझ आ सके। आज नौकरी नहीं मिली, कल मिल जाएगी। भगवान ने चाहा तो हमारे हालात भी बदल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता। अरे यही सब चलता रहो तो हमारा समय कभी नहीं बदलेगा। ये आदमी तो कुछ कमाता नहीं है, उल्टा जो भी मेरा पति कमाता है उसे उड़ा देता है। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊं, अच्छा पहनाऊं, मगर मुझे लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। रात को सोते हुए सब लोग अपनी अपनी सोच में गुम थे। सुबह राजू फिर से अपने कागजात उठाकर शहर नौकरी ढूंढने के लिए चला गया था और मोहन अपना सामान उठाकर खेतों में आ गया था। आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आज बहुत तेज धूप है। अगर इसी तरह से गर्मी पड़ती रही तो गांव में पानी खत्म हो जाएगा। भगवान करे कि अच्छी सी बारिश हो जाए ताकि फसलों को पानी मिल सके और यह गर्मी भी कुछ कम हो सके। मोहन ने अपने खेतों में कुछ सब्जियां तोड़कर एक बोरी में रख दी थी। अब ये सब्जियां बाजार जाकर बेच देता हूँ और कुछ घर ले जाऊंगा। कुछ न कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। आज बच्चों को अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। मोहन बोरी में सब्जियां डालकर वहां से जा रहा था जब रास्ते में उसे एक बाबा नजर आए जो बहुत कमजोर लग रहे थे। जमीन पर लेटे हुए थे, बहुत परेशान नजर आ रहे थे। बाबा, आप कौन हैं? आपको इससे पहले मैंने गांव में नहीं देखा। आपकी हालत बहुत खराब लग रही है। क्या हुआ बाबा आपको? अरे बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। परिवार वाले कल से भूखे हैं। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे बेचकर कुछ पैसा कमा सकूं, और न ही मैं इस कमजोरी में कोई काम कर सकता हूँ। इसलिए परेशान हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अरे बाबा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब मेरे साथ चलिए। ये सब्जियों की बोरी आपकी हुई, मैं बाजार जाकर इसको बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे वो आप अपने घर ले जाना। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, मुझे तुम्हारा भविष्य नजर आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अरे बाबा, मेरा भविष्य कैसे नजर आ रहा है आपको? कौन है आप? मोहन का ये कहना ही था कि बाबा ने अपना रूप बदला। अब वो एक साधु बाबा थे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बेटा। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम में बलिदान देने की भावना है, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो बहुत खास है, बहुत कीमती है। तो तुम्हारा सारा जीवन बदलने वाला है, तुम्हारा समय बदलने वाला है, तुम्हारे भाग्य के रंग बदलने वाले हैं। आप सच कह रहे हैं साधु बाबा।
हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मगर तुम्हारे लिए एक खतरनाक बात यह है कि तुम्हारा कोई करीबी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें अपने करीबी इंसान से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वह इंसान तुम्हारे साथ साथ अपने पूरे परिवार के जीवन को खतरे में डाल देगा। क्योंकि जो चीज तुम्हें मिलने वाली है वह बहुत खतरनाक है, तुम्हारे लिए फायदेमंद भी है। बस तुम्हें उसका अच्छे से इस्तेमाल करना है। जब तुम्हारे दिन बदल जाएंगे तब मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा और वो चीज तुम्हें मुझे दे देनी है। बस यह समझ लो कि वह तिलस्मी चीज तुम्हारे पास मेरी धरोहर होगी। आज तक ऐसी बातों के बारे में सिर्फ सुना था, जीवन में पहली बार यह सब देख रहा हूँ। हो सकता है कि साधु बाबा की सारी बातें सच्ची हो और सच में मेरे हाथ में कोई तिलिस्मी चीज आने वाली हो जो मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों का भी भविष्य बदल दे। मोहन घर जाने के बाद भी इसी सब के बारे में सोच रहा था। सुबह वो खेतों में चला गया और राजू फिर से एक बार नौकरी तलाश करने चला गया। अब तो मुझे अपने आप बोझ लगने लगा है। भाभी मुझसे नफरत करती है, मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। भगवान करे कि आज मुझे कोई नौकरी मिल ही जाए। सारा दिन मोहन खेतों में काम कर रहा। शाम के करीब वो अपने बैलों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा ताकि वो उन्हें चारा खिला सके। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि तेज तूफान आ गया। बैल एक तरफ भागने लगे तो मोहन भी उनके पीछे भागता हुआ बहुत दूर निकल आया। यह क्या हो गया अचानक से? इतना तेज तूफान आ गया। यह तूफान तो हम गरीब लोगों को बहुत नुकसान करता है। भगवान करे कि यह तूफान जल्दी से खत्म हो जाए। मोहन ने अपने बैलों को पकड़कर पेड़ के साथ बांध दिया था। अब वो तूफान के रुकने का इंतजार करने लगा। वो बहुत दूर निकलकर आ गया था। यहाँ आसपास बहुत बड़ी बड़ी घास थी। अब तूफान रुक गया था। मैं अपने बैलों के लिए यहाँ से घास भी काट लेता हूँ। घर जाकर इन्हें चारा डाल दूंगा। इतनी बड़ी घास है, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, कभी इस तरह पाया ही नहीं। अब मैं यहाँ पर अपने बैलों को लाता रहूंगा। मोहन घास काट रहा था जब उसे घास काटते हुए एक डिबिया मिली। डिबिया बहुत खूबसूरत थी, बहुत चमकदार थी। अरे यह तो बहुत ही खूबसूरत कीमती डिबिया है। आज तक इतनी कीमती डिबिया मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। एक काम करता हूँ, इसे शहर जाकर बेच देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मोहन ने जैसे ही डिबिया अपने कपड़ों में छुपाई तो अचानक से एक तरफ एक लकड़ी भागते हुए मोहन के पास आई। ये डिबिया मुझे दे दो, ये मेरी डिबिया है, मुझसे तूफान के कारण खो गई। जल्दी से इसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करूंगी। अरे इस लड़की को कैसे पता चला कि यह डिबिया मैंने अपने कपड़े में छुपा ली है? और यह क्या, इस लड़की का तो पैर उल्टे हैं। मुझे लगता है कि यह कोई चुड़ैल है और यह डिबिया मैं इसे नहीं दूंगा। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा, यह मेरे काम आएगी। मुझे लगता है कि कल जो साधु बाबा मुझे मिले थे उन्होंने मुझे इसी डिबिया का ही इशारा किया था। हाँ, यह वही तिलस्मी चीज है जो मेरे कब्जे में आ गई है। अब यह मैं किसी को नहीं दूंगा। जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये कहकर लड़की का चेहरा बदल गया। वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही डरावनी है। ये तो सच में ही कोई चुड़ैल लग रही है। मैं ये डिबिया इसे नहीं दूंगा। मुझे देखना चाहिए कि इस डिबिया में है क्या। जब मोहन ने डिबिया को खोलकर देखा तो उसमें सुनहरे रंग के बाल थे। मोहन ने जल्दी से डिबिया को बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस चुड़ैल के बाल इस डिबिया में बंद है। इसकी शक्तियाँ शायद इन्हीं बालों में है। जब तक ये बाल मेरे पास है, इसका मतलब ये है कि मेरी गुलाम बन के रहेगी। मैं इससे सारे काम करवा सकता हूँ। चुड़ैल के गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल था, मगर वो मोहन के पास भी नहीं आ सकती थी, न उसे कोई नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसके बाल मोहन के कब्जे में थे।
जब तक वो बाल मोहन के पास रहते वो मोहन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मोहन अब उसका आका था। ए चुड़ैल, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए अच्छा सा खाना लेकर आओ। मोहन का इतना कहना ही था कि चुड़ैल अपनी जगह से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वहां पर फिर से आई। उसके हाथ में खाने के ट्रे थे। अरे मजा आ गया, अब तो मैं इस चुड़ैल से अपने सारे काम करवा सकता हूँ। ये बहुत सारे कामों में मेरी मदद करेगी। साधु बाबा ने सही कहा था, मेरा तो समय बदलने वाला है, मेरा भविष्य बदलने वाला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे जीवन का सुखी रंग दिखाया। उस दिन जब मोहन घर गया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अरे, ये आप इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आए हैं? अब तुम किसी बात की चिंता नहीं करोगी, सब कुछ भूल जाओ हमारे जीवन में जो भी कठिन हालात थे, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। जब मोहन रात को सो रहा था तब उसके सपने में साधु बाबा आए। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुमसे चुड़ैल के इन्हीं तिलस्मी बालों की ही बात कर रहा था। ये तिलस्मी बाल तुम अपने पास रखोगे। जब तक तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी ना हो जाती, तुम्हारे हालात नहीं बदल जाते, और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे इन तिलस्मी बालों को ले लूंगा। मगर जब तक ये तुम्हारे पास है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। इन्हें हर वक्त अपने पास रखना है, क्योंकि ये चुड़ैल इन बालों को तुमसे लेने के लिए अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगी, और अगर ये बाल तुमसे लेने में सफल हो गई तो वे तुम्हें जान से मार देंगी। अगले दिन जब मोहन सोकर उठा तो उस रात वाला सपना याद आने लगा। मैं साधु बाबा की सारी बातों पर अमल करूंगा, इस चुड़ैल को उसके मकसद में सफल नहीं होने दूंगा। अब मोहन के हालात बदलने वाले थे। अब वो खेतों में चुड़ैल से काम करवाता और खुद वहां आराम कर लिया करता था। ए चुड़ैल, मेरा एक काम तो करो। इस गांव के जमींदार के पास मेरी कुछ जमीनें पड़ी हुई है, मैंने उससे ब्याज पर उधार लिया था। उधार कब का मैंने चुका दिया, मगर वो ब्याज किसी तरह से खत्म नहीं हो रहा। जमींदार मुझे वो जमीनें भी वापस नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इतना डराओ कि वो जमीनों को मुझे वापस दे दे। जो आदेश मेरे आका, मैं आपका ये काम आज रात को ही कर दूंगी। मगर एक बात याद रखना, जमींदार को शक नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें भेजा है। उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को तंग किया हुआ है, बहुत सारे लोगों की जमीनों को कब्जा किया हुआ है। तुम उसे कहना कि मेरे साथ साथ सब लोगों की जमीनों को उन्हें वापस कर दे। इस तरह जमींदार को मुझ पर शक भी नहीं होगा और गरीब लोगों का भी भला हो जाएगा। रात को जमींदार अपने कमरे में सो रहा था जब किसी ने उसकी चादर खींची। जमींदार बुरी तरह से डर गया, वो बुरी तरह घबरा गया। अरे कौन है यहाँ पर? किसने मेरी चादर खींची है? जब जमींदार की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जो गुस्से में उसे घूर रही थी। मैं तुम्हें जान से मारने के लिए आई हूँ, तुम्हारा अंत करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुमने गरीब लोगों पर अत्याचार किया है, उन्हें बहुत तंग किया है। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूँगा, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तुम मुझे क्षमा कर दे, मुझे जाने दे। मैं एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगी, अगर तुम सभी लोगों की जमीनें उन्हें वापस कर दो। जो तुमने गरीब लोगों से ब्याज लेना है उस ब्याज को माफ कर दो। अगर तुमने कल ये काम नहीं किया तो कल मैं दोबारा आ जाऊंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, मैं सुबह होते ही यही काम करूँगा। सब लोगों की जमीनें उन्हें वापस कर दूंगा और ब्याज भी उन्हें माफ कर दूंगा। मैं आज के बाद किसी को भी ब्याज पर उधार नहीं दूंगा। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और जमींदार पूरी रात जागता रहता है। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। अगले दिन सुबह होते ही उसने गांव के सभी लोगों को अपने पास बुलाया। जमींदार का आदमी मोहन के पास भी आया था। आपको जमींदार जी ने अपने पास बुलाया है, लगता है रात को काम हो गया। जब मोहन जमींदार के पास जाता है तो वो गांव के सभी लोगों के साथ साथ
मोहन को भी उसके कागजात दे देता है और उसका ब्याज भी माफ कर देता है। मोहन घर आता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। रूपा, अब हमारे जीवन का रंग बदलने वाला है। तुम कहती थी ना कि तुम बदकिस्मत हो, मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। अब तुम्हारे भाग्य को भी खुशियों के रंग से भरने वाला हूँ। ऐसा क्या मिल गया है आपको? क्या कोई खजाना आपके हाथ लग गया है क्या, जो आप इतने खुश लग रहे हैं? मोहन ने सारी बात रूपा को बताई तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी। बचपन से ये जमीनें जमींदार जी के कब्जे में चली गई थी, इसलिए मैं इतना गरीब हूँ। मगर अब ये सारी जमीनें, ये खेत मेरे पास आ गए हैं। मैं इन सब पर फसल उगाऊंगा और देखना तुम हमारी फसल कितना मुनाफा देगी। हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मगर फसल लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम इस बात की चिंता मत करो, मैंने इसका इंतजाम भी कर दिया है। मोहन खेतों में गया, उसने चुड़ैल को अपने पास बुलाया। मैं इन सारे खेतों में फसल लगाना चाहता हूँ, मुझे तुम फसल का बीज ला कर दोगी। चुड़ैल मोहन को बीज लाकर दे देती, वो फसल लगाने लगा था। दूसरी तरफ राजू बहुत परेशान था क्योंकि अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। चुड़ैल भी बहुत गुस्से में जंगल के चक्कर काट रही थी। मैं इतनी मुश्किल से उस बूढ़े की कैद से निकली और इस मोहन ने मुझे अपने कब्जे में कर लिया। मैंने अपने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, मगर ये मोहन मुझसे सारे अच्छे काम करवाता है। मैंने सारा जीवन गरीब लोगों को तंग किया, मगर इस मोहन के कारण मुझे गरीब लोगों की मदद करनी पड़ रही है। मैं ऐसा क्या करूं कि इस कैद से आजाद हो जाऊं? मुझे कोई साजिश सोचनी होगी। राजू मोहन के पास खेतों में जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। मुझे कुछ सोचने दो राजू, तुम नौकरी का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाए तो मैं तुम्हें कारोबार करने के लिए पैसे दे दूं। तुम अपना काम करो, किसी के पास नौकरी क्यों करोगे? वो तो ठीक है भैया, मगर जब तक आपके पास पैसे होंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। और आप जानते तो हैं भाभी कितना गुस्सा करती है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, आज के बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। बस मेरे पास थोड़े से पैसे आने दो, मैं तुम्हें कोई छोटा सा कारोबार करवा दूंगा। ठीक है भैया, मगर मेरी एक शर्त है और आपको मेरी शर्त माननी होगी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? भैया आप तो कहते हैं कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, और अगर मैं भी आपके साथ खेतों में काम करूंगा तो इसमें क्या बुराई है? मुझे अच्छा नहीं लगता आप अकेले काम करते हैं, मैं भी आपकी काम में मदद कराऊंगा। राजू ने मोहन को मना लिया था कि वो भी उसके साथ काम किया करेगा। अब वो दोनों भाई मिलकर खेतों में काम करते थे और रूपा का बर्ताव भी अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। क्यों ना मैं इस राजू को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूं? ये बेवकूफ भी है, मेरी बातों में आ जाएगा। मैं इसी के खिलाफ साजिश करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मोहन की तबीयत बहुत खराब थी। अब राजू अकेले ही खेतों में काम करने के लिए जाता। उस दिन वो खेतों में काम कर रहा था जब उसने एक बहुत सुंदर लड़की को अपने करीब आते देखा। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, मेरे पूरे गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं है। इतने में वो लड़की राजू के पास आई। मेरा नाम चंद्रमुखी है, मैं इस गांव में नई आई हूँ। चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं रोजाना तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए देखती हूँ। तुम्हें छुप छुप कर देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम सामने नहीं होते तब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारे भैया के कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आती, और जब वो यहाँ नहीं है तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे अपनी मन की बात करूँ। अरे तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखती हो? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम भैया के सामने मुझसे नहीं कर सकती थी? मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर राजू बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि इतनी सुंदर लड़की उससे प्रेम करती है। तुम बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर कि आज तक मैंने ऐसी कन्या अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। तुम्हारे साथ शादी करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, मगर इसमें एक दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने को तैयार होंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम?
मेरे परिवार वाले क्यों नहीं तैयार होंगे? तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कमाता। जब तक मैं कोई काम नहीं करता तब तक मैं तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हारा हाथ नहीं मांग सकता। तुम इस बात की चिंता तो बिल्कुल मत करो। मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। मेरे पास एक ऐसा राज है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो न सिर्फ तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बल्कि तुम मेरे भी हो जाओगे और हम बहुत अच्छा जीवन बिता सकेंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगी हो। पहली मुलाकात में ही तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कुछ भी करूँगा। अरे जैसा मैंने सोचा था, ये लड़का तो बहुत ही बेवकूफ है। ये फौरन से मेरी बातों में आ जाएगा। अभी वो दोनों ये बात कर ही रहे थे जब दूर से मोहन आता नजर आया। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे भैया के सामने मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। मैं कल दोबारा आऊँगी, फिर कल तुम्हें सारी बात बताऊँगी। चंद्रमुखी वहां से चली गई थी। राजू अपने मन में घबरा रहा था कि भैया उससे लड़की के बारे में पूछेंगे, मगर मोहन ने उस लड़की के बारे में कोई सवाल नहीं किया। कितनी सुंदर लड़की थी ये। काश कि ये लड़की मुझे मिल जाए और काश कि मुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं भी इतना पैसा कमा सकूं कि एक अच्छा जीवन अपने पत्नी को, अपने परिवार को दे सकूं और भैया के एहसानों का बदला भी उतार सकूं। रात भर बहुत बारिश हुई थी। मोहन बहुत ही ज्यादा खुश था। इस बारिश के कारण हमारी फसलें बहुत अच्छी होंगी और देखना, हमारे पास बहुत ज्यादा मुनाफा आएगा। सब लोग अपने आने वाले समय के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहे थे। राजू जब खेतों में गया तो उसे चंद्रमुखी ने अकेले जंगल की ओर आने का इशारा किया। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? कल तुम बात करते करते चली गई। मैं यही सोचता रहा कि पता नहीं तुम कौन से राज की बात करने वाली थी। अरे तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भैया के पास एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन को, उसके भाग्य को बदल सकती है। क्या कह रही हो तुम? मैं इस बात पर कैसे विश्वास कर लूं? अरे वो तिलस्मी चीज है जो कुछ समय पहले तुम्हारे भैया के हाथ लगी है। इस तिलस्मी चीज के कारण ही तुम्हारे भैया इतने काम कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले एक वक्त का खाना मुश्किल से खाते थे और अब देखो, तुम लोगों के घर में जरूरत की हर चीज है। ये सब उस तिलस्मी चीज के कारण हुआ है। ये बात मैं नहीं मानता। अगर भैया के पास ऐसी कोई चीज थी जो इंसान के भाग्य को बदल सकती है तो भैया वो चीज मुझे जरूर दिखाते, मुझे बताते। मैं इतने समय से नौकरी के लिए परेशान हूँ, वो मुझे नौकरी दिलवा सकते थे। अरे तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम इन बातों को नहीं समझते। तुम्हारे भैया नहीं चाहते कि तुम एक सफल इंसान बनो। उन्होंने तुम्हें अपने साथ खेत में लगा लिया क्योंकि वो चाहते थे कि तुम भी उनके साथ खेतों में काम करो और कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सको, अच्छी नौकरी ना कर सको। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत बलिदान दिए हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भैया ने तुम्हें उस तिलस्मी चीज के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं ऐसी किसी चीज को नहीं मानता। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि भैया के पास कोई तिलस्मी चीज है? इस बात का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अभी जाकर अपने भैया के कुर्ते में देखो। उसके कुर्ते में वो चीज है। उसने वो कुर्ता उतारकर चारपाई पर रखा हुआ है। तुम आसानी से कुर्ते से वो तिलस्मी चीज निकाल सकते हो। फिर वो चीज लेकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे चंद्रमुखी की इस बात पर विश्वास नहीं है, मगर मैं उसकी बात की सच्चाई जानने के लिए अभी जाकर कुर्ते में देखता हूँ। मोहन अपने काम में व्यस्त था। जब उसने राजू को अपने कुर्ते की तरफ जाते देखा तो वो दौड़ते हुए राजू के पास आया। उसने राजू का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? ये मेरे कुर्ते के पास तुम्हारा क्या काम? अरे भैया तो बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं। आज से पहले तो इन्हें इतना गुस्सा कभी नहीं आया। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आया था। ये कुर्ता बहुत सुंदर है, मेरा दिल चाह रहा है कि ये कुर्ता पहन लूं, इसीलिए तो मैं इसके पास आया। अच्छा, अगर ऐसा है तो पहन लो। ये कहकर मोहन ने राजू का कुर्ता उठाया और अपने कुर्ते से एक चमकती हुई चीज निकालकर अपने कपड़ों में छुपा ली। अरे चंद्रमुखी सच कह रही थी। भैया के पास मैंने खुद तिलस्मी चीज देखी है जो चमक रही थी। इसका मतलब है कि भैया के बारे में चंद्रमुखी ने जो बोला है वो सच है।
भैया मुझसे झूठ बोल रहे हैं, उस चीज को मुझसे छिपा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं। जब मोहन अपने काम में व्यस्त हुआ तब राजू उसके बाद चंद्रमुखी के पास गया। वो अभी तक जंगल में छिपकर उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ है वो तिलस्मी चीज? लेकर आए हो क्या? नहीं, भैया मेरे पास आ गए थे, मैं नहीं ला सका। एक काम करो, रात को जब तुम्हारे भैया सो रहे होंगे तब वो चीज तुम उनके कपड़ों से निकाल लेना। मैं तुम्हारे घर के बाहर इंतजार करूंगी। तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे खुशी है कि यह सब तुम मेरे प्रेम में कर रही हो। मेरे साथ सच में भी वह करना चाहती हो? मैं भी वह सब कुछ करूंगा जो तुम मुझे करने को बोलोगी, और फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करके इन सब लोगों को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे और फिर रात को जब राजू घर आया तो वो खाना खाने के बाद मोहन के सोने का इंतजार करने लगा। अब मोहन भैया सो गए होंगे, मैं उनके कमरे में जाकर उस तिलस्मी चीज को निकाल देता हूँ। जैसे ही राजू मोहन के पास आया तो अचानक से मोहन ने उस पर हमला कर दिया। कौन हो तुम और क्यों मेरे करीब आए हो? यह मैं हूँ मोहन भैया। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप तो मुझे जान से मारने के लिए तैयार हो गए, और वह भी उस तिलस्मी चीज के लिए। उस तिलस्मी चीज को आपने मुझसे क्यों छिपाया? आप नहीं चाहते थे कि मैं भी अपने जीवन में सफल हो पाऊं? राजू बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और मोहन हैरानी से राजू को देख रहा था। तुम्हें इन तिलस्मी बालों के बारे में किसने बताया? मुझे जल्दी से बताओ, और कौन कौन है जो इस बात के बारे में जानता है? आप चिंता मत करें भैया, कोई आपसे इस चीज को नहीं छीनेगा। आप ही बस अपने भाग्य को बदले, अपने बच्चे के लिए खुशियां देखें। मैं अब इस घर से जा रहा हूँ, मेरा अब आपसे कोई रिश्ता नहीं है। राजू वहां से जाने लगा जब मोहन ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया। इस समय तुम होश में नहीं हो। मुझे लगता है कि यह उस चुड़ैल की साजिश है, उसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें इन तिलस्मी बालों के बारे में किसने बताया और क्या बताया? राजू ने मोहन को सारी बात बता दी तो मोहन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इतनी देर में रूपा भी जाग चुकी थी। वो अब उनकी सारी बातों को सुन चुकी थी। क्या आपके पास सच में ऐसी कोई चीज है जो इंसान के भाग्य को बदल सकती है? तो आप ये तिलस्मी चीज मुझे दे दीजिए। रूपा, इंसान के भाग्य को उसकी मेहनत, उसकी सच्ची लगन और उसका सच्चा मन बदल सकता है। तिलस्मी चीज उसके जीवन को आसान बनाने में मदद कर सकती है, मगर वह उसके भाग्य को नहीं बदल सकती। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। अभी मुझे राजू को सच्चाई दिखानी है। मोहन राजू को लेकर घर से बाहर आ गया। जहाँ पर वह लड़की खड़ी है, मुझे लेकर चलो। मैं तुम्हें उस लड़की की हकीकत दिखाता हूँ। जब राजू मोहन को चंद्रमुखी के पास लेकर आया तो चंद्रमुखी बुरी तरह घबरा गई। मैं जान चुका हूँ कि तुम वही चुड़ैल हो। अब जल्दी से अपनी असली शक्ल में आओ और मेरे भाई को सच बताओ कि तुमने यह सब क्यों किया। देखते ही देखते चंद्रमुखी चुड़ैल के रूप में बदल गई। उसने राजू को बताया कि ये मेरी साजिश थी आका के खिलाफ। मैं उनसे अपने तिलस्मी बालों को लेना चाहती थी। मुझे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे मन में ये विचार आया, तो मैंने आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। राजू बहुत ज्यादा डर गया था। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। तुम चिंता मत करो मेरे भाई, शुक्र करो कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर तुम यह बाल उस चुड़ैल को दे देते तो मेरे साथ साथ यह तुम सब लोगों को भी मार देती। जब तक ये बाल मेरे पास है, ये हम में से किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहन ने सारी बात राजू को बताई कि किस तरह से वो साधु बाबा से मिले थे और कैसे ये बाल मोहन के पास आए। उसने सारा सच रूपा को भी बता दिया कि कहीं वो चुड़ैल रूपा को भी खिलाफ ना उकसा दे। अब मैं अपने सारे समस्याओं को एक एक करके हल कर लूंगा, अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लूंगा और इस चुड़ैल से अपने सारे काम करवाऊंगा। गांव के गरीब लोगों के भी काम करवाऊंगा। जब तक साधु बाबा यहाँ आकर अपनी अमानत नहीं लेते, तब तक हम अपने गांव को खुशहाल बना देंगे। भैया, आप मन के सच्चे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, इसलिए तो ऊपर वाले ने आपकी मदद की। मोहन ने गांव के बहुत सारे काम उस चुड़ैल से करवाए थे।
गांव में पानी की कुएं खुदवाए, अपनी फसलें उस चुड़ैल से कटवाई और फिर उन फसलों से उसने राजू को एक छोटा सा कारोबार बनाकर दिया। एक दिन साधु बाबा मोहन के पास आए। अब समय आ गया है कि तुम मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। अब मैं जानूं और वह चुड़ैल जाने। आज के बाद वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी और न ही कभी तुम्हें परेशान करेगी, न ही कभी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। आपके इन तिलस्मी बालों ने मेरे जीवन को, मेरे भाग्य को बदल दिया। अगर आप ना होते तो यह सब कभी नहीं हो सकता था। अरे बेटा, यह सब तो ऊपर वाले की कृपा है। वह जब चाहे जिसकी चाहे भाग्य बदल सकता है। कोई न कोई रास्ता बना ही देता है। अगर इंसान मन का सच्चा हो तो उसके लिए सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। अब पूरा गांव खुशहाल हो चुका था। राजू की शादी गांव की एक बहुत ही अच्छी लड़की के साथ कर दी गई। उन लोगों ने अपनी जीवन की सारी खुशियां पा ली थी, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था।